नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केडी स्टडी बाई अंकित राजा। पहले इस चैनल पर आपको क्लास एक रीजनिंग और इंग्लिश दोनों की क्लास मिल चुकी हैं। ऐसे ही आपको और क्लास आगे मिलती रहेंगी और उसी कड़ी में मैं आज एक क्लास आपके लिए लेके आया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो इससे हम आपको लाइव क्लास देने लग जाएंगे। जब आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी तो इसी में आगे आपको ज्योग्राफी मिलेगी, इकोनॉमी और जनरल साइंस और करंट अफेयर की क्लास आपको आगे मिलने लग जाएंगी। तो उसी को आज हम फिर शुरू करते हैं अपना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान का जो सिलेबस है, जो हमें पढ़ना है, वो हमें क्या क्या पढ़ना है, उसी को देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज पहली क्लास संविधान की। देखिएगा, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान। और ये जो भारतीय संविधान बनाया गया था, यह उसी का पहला, जो तुम्हारा एक पहला पेज है, पहला पृष्ठ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अगर संवैधानिक इतिहास की बात की जाए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इंडिया पे, भारत पे पहले जो रूल था वो ब्रिटिश रूल था। तो अंग्रेजों ने भारत पे शासन करने के लिए टाइम टू टाइम, समय समय पर नए नए रूल लेके आए वो इंडिया। और उन्हीं संवैधानिक इतिहास में आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप देखिएगा, पहले तो इंडिया पे जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उन्होंने करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, और उस शासन को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया। और आप जानते हो कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आपका कोलकाता में जो स्थापित किया गया था, वो पहला कोर्ट स्थापित किया गया था। ठीक है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। उसके बाद 1813 में, 1833 में चार्टर एक्ट आया था। 1833 में एक और चार्टर एक्ट, फिर एक और वो अधिनियम लेके आए, कानून लेके आए 1853 में, जिसको भी चार्टर एक्ट बोला जाता है। इसके बाद क्या हुआ देखिएगा यहाँ पे, 1857 में इंडिया में, भारत में रिवॉल्ट होता है, विद्रोह होता है। विद्रोह होने के साथ अंग्रेजों को पता चल गया कि ये जो विद्रोह था उसका हमें समय रहते हुए पता चल गया, लेकिन अगर उसका पता न चलता तो सारे अंग्रेज भारत में दफन हो सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अब जब ये रिवॉल्ट भारत में हुआ तो इसकी रिपोर्ट ब्रिटेन में जाती है, महारानी के पास। तो वहां ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी ने क्या किया कि इंडिया से, भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया। और इंडिया में जो रूल स्टार्ट हो गया 1858 से, वो किसका रूल स्टार्ट होता है? वो रूल स्टार्ट होता है क्राउन का। भारत में क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, क्राउन का रूल शुरू हो जाता है। उसके बाद 1858 का ये जो अधिनियम था, इसी के द्वारा क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो इंडिया में आया था 1861 में भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद जो आया है, आपको जो पढ़ना है वो 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1892 भारत सरकार अधिनियम 1892। इसके बाद पढ़िएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये 1909 में आया था, या इसको बोल सकते हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसके बाद देखिएगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में, ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो जाना जाता है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इसे बोला जाता है भारत का लघु संविधान। लघु संविधान क्यों बोला जाता है? क्योंकि लगभग
70%, 70% जो संविधान लिया गया है भारत का, वो किससे लिया गया है? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसके बाद क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। इसके बाद जो एक और मिशन आता है वो कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। और आप लोगों को ये जानकारी होगी, जो कैबिनेट मिशन 1946 है, इसी के आधार पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। और उसी भारतीय संविधान सभा ने आगे चल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण किया था। इसमें आगे देखिएगा माउंट बेटन प्लान 1947, 1947 में आगे जो प्लान आया वो कौन सा आया था? माउंट बेटन प्लान या माउंट बेटन योजना। इस माउंट बेटन योजना के तहत क्या किया गया? माउंट बेटन योजना के तहत भारत को आजाद करने के बाद भारत को बांटा गया और भारत से अलग किया गया क्या? पाकिस्तान। तो आप जानते हैं कि 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान को क्या किया गया? अलग। 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त को भारत को क्या दे दी गई? आजादी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। आगे अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो इसमें देखिएगा आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। हमारे संविधान में जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उनकी संख्या कितनी है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो उसमें जो पार्ट थे वो कितने थे? 22। वर्तमान में भागों की जो संख्या है वो कितनी है? 25। दूसरा, आगे आपको जो पढ़ना है वो शेड्यूल्स पढ़ना है, अनुसूची। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी? 8। वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? 12। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारा, हमने पहले बता चुका हूं मैं कि संविधान को किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने। संविधान सभा के जो टोटल मेंबर थे, कुल उसमें जो सदस्य थे, अगर आप उनकी सोच को समझना चाहते हो कि उन्होंने कैसा सोचा था कि कैसे भारत का निर्माण होना चाहिए, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के प्रस्तावना को। ठीक है। दूसरा, कमेटी आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी। संविधान निर्माण में जो समितियां बनाई गई, जैसे आप पहले बोल सकते हो एक थी ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, और उस प्रारूप समिति के कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या जाना जाता है? फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक भी जाना जाता है। जनक के नाम, भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे देखिएगा, इसमें आगे जो पढ़ना है वो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, उससे बताया था कि 70% कॉन्स्टिट्यूशन, 70% संविधान जो लिया गया वो किससे लिया गया है? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। उसके बाद बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा बहुत सारे देशों से, वहां की जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी स्टडी की गई। स्टडी के बाद उसमें जो चीजें ठीक लगी वो ड्राफ्ट कमेटी ने लाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस पर बहस की, और बहस करने के बाद उन सारी चीजों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पार्ट फर्स्ट, भाग 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहां पे आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता जो है वो आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसी में आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें बोला जाए तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, एक ही बात होगी। मूल अधिकार जो है वो हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो कि आपके लिए पेपर में तो उससे प्रश्न बनते ही हैं, साथ ही साथ आपकी जिंदगी के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा पार्ट 4 आता है, भाग 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बाद आएगा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ना होगा, और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कितने हैं? 6। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 7। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था? तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस पे,
वो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले रहे हैं, लेकिन जब हमारी क्लास आगे प्रॉपर चलने लग जाएंगी तो आपको ये सारी चीजें जो है वो डीप में बताई जाएगी, एकदम गहराई से संविधान को पढ़ाया जाएगा। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका आता है द यूनियन यानी संघ, जिसे आप बोल सकते हो संघ सरकार या केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में आपको सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? सबसे पहले आप देखिएगा प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद। इसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री, ये भी पार्ट होंगे किसका? काउंसिल ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका का। यहां पे हमने प्रधानमंत्री को अलग से लिख दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री को अलग से न लिखा जाता तो हमने एक चीज लिख दी थी मंत्री परिषद। और प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। इसके बाद देखिएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है वो किसका भाग है? यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका का। इसी में आप आगे देखिएगा हमारी जो राष्ट्रपति हैं, अभी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये उनकी पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये कहां से आती हैं? ये उड़ीसा से आती हैं। कौन से राज्य से आती हैं? उड़ीसा से। आगे देखिएगा ये है आपके, और यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा भी हुआ है जगदीप धनखड़ साहब। ये हमारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति और न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भारत के अभी जल्दी में ही उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद देखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो है वो क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का क्या है? एक समूह है। हालांकि इसमें ज्यादातर आप जो मंत्री देख पा रहे हैं वो मंत्री कौन से हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये हैं, आप देख पा रहे हो तो नितिन गडकरी साहब, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। आगे इनको तो आप देख पा रहे हैं, जानते होंगे भली भांति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। ये भी हमारा जो पार्ट है वो किसके हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव के, संघ की कार्यपालिका के ये एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। अभी मुकुल रोहतगी साहब, ये आप उन्हीं की पिक्चर आगे देख पा रहे हैं। मुकुल रोहतगी साहब अभी ही जल्दी में भारत के नए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बनाए गए हैं। और ये भी एक पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव का, संघ की कार्यपालिका का। आगे देखिएगा अब जब बात की जाती है यूनियन लेजिस्लेचर, संघ की विधायिका। अभी हमने कार्यपालिका को डिस्कस किया था, कार्यपालिका का सिलेबस, उसमें हमको पढ़ना क्या क्या उसको हमने डिस्कस किया था। ये आया यूनियन लेजिस्लेचर। आपसे अगर पूछा जाए ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका का काम क्या होगा, तो विधायिका में आपका आएगा एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये किसकी है? राज्यसभा की पिक्चर है। और यहां पे हमारे जो बैठते हैं वो कौन बैठते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। आगे लोकसभा, लोकसभा भी क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका? यूनियन लेजिस्लेचर, संघ की विधायिका का। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर क्या काम करती हैं? दोनों का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो दोनों का काम क्या होगा? ड्यूटी ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, मेकिंग लॉज। इसके आगे हम जो बात करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया, अभी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस किसका काम होगा? लेजिस्लेचर का। और लेजिस्लेचर में आएगा कौन? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो सिलेबस को जो हम आगे डिस्कस और भी करने वाले हैं, लेकिन आप उससे पहले एक बात मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से जल्दी जितना आपका प्यार मिलेगा हमारा चैनल उतना आगे बढ़ता जाएगा और आपको लाइव क्लासेस मिलती जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इसी में आगे आता है ज्वाइंट सेशन, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। इसके लिए आपको एक आर्टिकल दिया गया है, कौन सा? 108। जब हमारी क्लास प्रॉपर चलने लग जाएगी तो वहां पे हम आर्टिकल 108 को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिएगा
मनी बिल को हमें पढ़ना है, धन विधेयक को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है हमें वित्त विधेयक। दूसरा साथ के साथ डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद देखिएगा आपको सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी संसद के सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन, यह भी आपको सिलेबस में पढ़ना होगा। दूसरा फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कामकाज, संसद अपना कामकाज कैसे करती है उसी में देखिएगा। एक पार्लियामेंट में होता है प्रश्नकाल जो आपको पढ़ना होगा, पढ़ाया जाएगा आपको, शून्यकाल आपको पढ़ाया जाएगा, और मोशन यानी प्रस्ताव भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाए जाते हैं। दूसरा द स्टेट, राज्य, केंद्र सरकार को हमने पढ़ लिया, अभी उसी में आगे और आएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार को भी हमें पढ़ना है, यह भी हमारा सिलेबस में आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका में आपको गवर्नर पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है। इसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। इसके बाद आपको पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। फिर वही बात बता रहा हूं, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आगे आपको पढ़ना है चीफ मिनिस्टर, जैसे केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में कौन होता है, मुख्यमंत्री। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, राज्य सरकार में आपको पढ़ना होगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। वहां पे लोकसभा होता था और यहां पे होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने वहां पे पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में राज्यसभा। यहां पे आपको क्या पढ़ना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। हालांकि आप ये कहोगे कि विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, वो बात सही है। विधान परिषद जो है हमारे, वो कितने राज्यों में है इस समय, 6 राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार। इन 6 राज्यों में ही हमारे में क्या है, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। इसके बाद देखिएगा आपको रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट है, राज्य हैं, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको आपको पढ़ना है। दूसरा अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, जैसे कोई 2 राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा हमने जुडिशरी को, न्यायपालिका को, पार्ट 5 में जो आता है, भाग 5 में, वो आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को वहां पे हमने नहीं लिया था और उसको छोड़ के रखा था। क्यों? क्योंकि हम दोनों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक साथ पढ़ना चाहते हैं। तो न्यायपालिका में, जुडिशरी में आपको क्या पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय, दूसरा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और आपको पढ़ना है सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, या जिन्हें आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा आपको पढ़ना है ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण। इसके बाद आपको पंचायत को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पंचायत को। पंचायत को पढ़ने के बाद आपको एक और भाग आगे, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं दोस्तों? तो 105 संशोधन भारतीय संविधान में अब तक हो चुके हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है ऑफिशियल लैंग्वेजेज, राजभाषाएं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब तक भाषाएं दी गई हैं वो कितनी भाषाएं हैं? तो देखिएगा इस समय जो हमारी लैंग्वेजेज हैं, भाषाएं, वो कितनी है? 22। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो कितनी थी? 14 लैंग्वेज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, और वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22। आगे आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस।
देखिएगा आर्टिकल पार्ट 5 जो हमने पढ़ा था, भाग 5 यानी संघ जो पढ़ा था, उसमें आता है आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन इसको हमने वहां से थोड़ा हटा लिया क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने एक साथ रखा, तो इसके लिए हमने वहां से कैग को हटाया। तो आपको कैग पढ़ना है, किस में पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में, संवैधानिक संस्थाओं में। और कैग जो है आपका वो किस आर्टिकल में आता है, ये चीज साथ के साथ आप याद कर लीजिएगा। इसके लिए एक आर्टिकल दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, और वो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। इसके बाद आपको पढ़ना है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। दूसरा, फाइनेंस कमीशन के बाद आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी अगर इसे आप बोलना चाहो तो यूपी एससी, और स्टेट्स के लिए हो जाएगा पीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, केंद्र सरकार के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो किसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा? स्टेट के लिए, राज्यों के लिए। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की ड्यूटी क्या होती है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग का काम यह होता है कि निर्वाचन आयोग इलेक्शंस कराता है, चुनाव कराता है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सभी के जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। इसके बाद आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके बाद आपको पढ़ना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसके बाद आपका एक और इंस्टीट्यूट बचता है, इंस्टीट्यूशन, वो क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सिलेबस, जो कि आपको किसी भी वनडे एग्जाम को पास कराने में बहुत बड़ी आपकी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। वनडे एग्जाम कोई भी हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रेलवे हो, पुलिस हो, एसएससी हो, कोई भी पेपर हो, वनडे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो था हमारा सिर्फ सिलेबस। आगे आपकी अब क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होंगी और रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। आपका ही चैनल है ये, केडी स्टडी बाई अंकित राजा। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाएं और हम आपको लाइव क्लास देने लग जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।